नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र का, शिवसेना का सुप्रीम कोर्ट में। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है हमारे मेहमान सुभाष काले जी, जो भाजपा के पूर्व जो है उप महापौर हैं और 30 साल से उन्होंने एडवोकेट की पारी संभाली हुई है। खासकर पॉलिटिकल एडवोकेट मानते हैं हम इनको। और इनसे हम जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में युक्तिवाद चल रही है उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट की, इसमें किस तरह का युक्तिवाद हो रहा है और इसका रिजल्ट किस तरह का होगा। हम इसके ऊपर बारीकी से जो है इस पर एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो रोज़ युक्तिवाद चल रहा है 3 दिन से, पिछले 3 दिन जो चल रहा है, इसका अंत किस तरह से होगा। काले जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है सबसे पहले। और हम आपसे जानना चाहते हैं सर, जो युक्तिवाद चल रहा है हरीश साल्वे और कपिल सिब्बल का, उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट का, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? अपने जो एडवोकेट की भाषा में ज़रा बताइए थोड़ा सा। क्या है, वैसे तो हम सब जानते हैं जी कि ये जो मेन मुद्दा है जी, वो 14 MLA डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जो डिप्टी स्पीकर ने दी थी जी अपने ठाणे महाराष्ट्र के, उसके ऊपर वो चल रहा है। जी मेन मुद्दा ये है कि शिवसेना में स्प्लिट हो गई। जी अभी के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे अपने 40 MLA के साथ बाहर आए शिवसेना से, और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके अभी नई सरकार फॉर्म की है। और दूसरा भी मुद्दा चालू है, अब वो भी हम जानते हैं इलेक्शन कमिश्नर के सामने कि भाई शिवसेना आखिर है किसकी, एकनाथ शिंदे जी की है या उद्धव ठाकरे की है। ये बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। ये भी एक बड़ा मुद्दा चालू है। और वहाँ पे फिलहाल तो ऐसा धनुष्यबाण फ्रीज हो गया है और दोनों को 2 अलग अलग नाम दे दिए शिवसेना के, लेकिन उसके ऊपर भी बहस चालू है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है पिछले 2 दिनों से, डे टू डे हियरिंग चालू है। और वो मेन इशू ये है कि ये 14 MLA का डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जो दिया है डिप्टी स्पीकर ने, वो सही है या गलत है। जैसे ये पहले 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेंच के सामने था और उन्होंने उसमें से इश्यूज निकाले थे कि कौन से मुद्दे पे ये केस का काम करना है, किस तरह स्टैंड है केस। यस। और उसमें से सबसे अहम मुद्दा ये था कि डिप्टी स्पीकर जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का लेटर दिया गया है जी, तो क्या उसको पावर्स है 14 लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का या उनके बारे में हियरिंग लेने का। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी ये जो बहस है सुप्रीम कोर्ट में जो हो रही है, मेरे हिसाब से ये अभी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित है ही नहीं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है और इसके ऊपर जो भी निर्णय आएगा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, पूरे हिंदुस्तान के राजनीति पे एक असर करने वाला निर्णय होने वाला है। और अभी जो है उद्धव ठाकरे के जो वकील साहब है कपिल सिब्बल जी और उनकी टीम, वो उनका कहना है। उसके पहले मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा ही सिचुएशन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था जी, और वहाँ भी डेप्यूटी स्पीकर थे नबम रेबिया करके जी। उन्होंने ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन किया था, फिर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और एग्जैक्ट सिमिलर मैटर था बहुत सब इस मामले में महाराष्ट्र में चल रहा है। यस। और ये उस मैटर में 2016 की बात है जी। और 2016 में 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठा था उसके ऊपर, जो इस समय जैसे बैठी हुई है। हाँ, जैसे अभी भी 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठे हुए हैं। तो उस टाइम जो निर्णय आया है, उस निर्णय के अनुसार अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर दिया गया है, चालू है, तो जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है तब तक उसके पावर सीमित हो गए जी। मतलब और उसको पावर ही नहीं है डिस्क्वालीफाई करे। हाँ, तो उसके पावर सीमित हो जाते हैं और उसको इस तरह का निर्णय डिस्क्वालिफिकेशन और MLAs का निर्णय लेना गलत होगा। ऐसा निर्णय ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पर और है कि क्योंकि यहाँ पर स्पीकर था ही नहीं, इसलिए उसकी स्पीकर का पावर इसलिए वो डेप्यूटी स्पीकर, जब स्पीकर नहीं है कुर्सी पर तो डेप्यूटी स्पीकर उसका चार्ज लेता है जी। अभी वो जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अगर हम आज जाते हैं जी, तो डेप्यूटी स्पीकर को पावर नहीं है जी, ऐसा तय होगा। लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने जो आर्ग्यू किया है, वो उन्होंने अभी ऐसा आर्ग्यू किया है कि उस निर्णय में कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है। आगे जाके अगर ऐसा होगा, कहीं भी डिफेक्शन होगा, कोई MLA बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने के टाइम वो क्या करेंगे, एक लेटर दे देंगे हमारा नो कॉन्फिडेंस स्पीकर के अगेंस्ट है, और वो लेटर दे दिया तो अभी सेफ हो गए।
बच गए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके ऊपर हरीश साल्वे जी ने ये भी आर्ग्यू किया कि अगर स्पीकर को पावर्स देते हैं जी, तो वो क्या करेगा, वो जो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है उस हिसाब से वो एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करके खुद सेफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये हो गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है जी। अगर इस बाजू का निर्णय आता है तो भी प्रॉब्लम, स्पीकर के अगेंस्ट निर्णय जाता है तो भी प्रॉब्लम। तो ये सिचुएशन में अभी बहुत जोरदार बहस चालू है और सुप्रीम कोर्ट भी ये सोच में पड़ गई है कि अभी करे तो क्या करे जी, किसकी तरफ हाँ, अगर ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो गया है तो अगर ये पावर्स डेप्यूटी स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशन ने डेप्यूटी स्पीकर को पावर दिए हुए है, डिस्क्वालिफिकेशन के पावर है और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का भी पावर्स एमएलए के पास है। तो अभी इसके बारे में पूरा मालूमात करके उसके ऊपर डीप जाके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के क्या हो सकते हैं, ये सब सोच के उसका निर्णय देना पड़ेगा। और ये निर्णय लोगों का कहना है कि अभी किसके बाजू से जाएगा, उद्धव ठाकरे के बाजू से गया तो 14 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे के बाजू से गया तो स्पीकर को पावर्स नहीं, 14 एमएलए बच जाएंगे, ये है। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हैं कि एज एन एडवोकेट एंड एज अ पॉलिटिकल थिंकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन में है कि वो ये निर्णय नहीं दे सकती। इसका कारण ये है कि जो निर्णय नबम रेबिया केस में दिया गया था वो भी 5 सुप्रीम कोर्ट जजेस के बेंच ने दिया और वो 5 सुप्रीम कोर्ट के बेंच का अगर निर्णय में कुछ चेंजेस करना है, कुछ उसमें परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हायर बेंच की जरूरत होगी, मतलब 7 बेंच की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे विल रिफर द मैटर टू द हायर बेंच, दैट इज 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 7 सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऐसा मेरा कहना है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी शायद 1-2 दिन में, या तो आज शाम तक या पता नहीं कल तक, इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो शायद ऐसा आ सकता है मेरे हिसाब से कि दिस मैटर विल बी गो बिफोर हायर बेंच ऑफ मोर देन 5 जजेस, मे बी 7 जजेस, ऐसा मुझे लगता है। सर, इसमें मैं एक सवाल पूछूंगा कि अगर बाई चांस जो एमएलए डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं तो इस पर सरकार क्या आ जाएगी, सरकार गिर जाएगी, या कि जो इतने एमएलए तो हैं आखिर में एमएलए अगर कम हो गए अभी वैसे तो सरकार तो चलेगी, ऐसा लगता नहीं आपको? नहीं, देखो क्या है, वैसे सुप्रीम कोर्ट के मैटर से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पे क्या असर होगा ये अहम मुद्दा है जी। अगर समझो हम बोलते हैं कि 14 डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या होगा जी? तो यही होगा कि राज्यपाल जो है जी, उनको अभी के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ जी शिंदे जी, उनको फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा जी, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि तो आपके पास मेजॉरिटी है कि नहीं जी, सिद्ध करो सभागृह में जी। उस हिसाब से उनको सभागृह में अगर वो मेजॉरिटी सिद्ध करते हैं तो सरकार रहेगी, और अगर नहीं कर सकते तो सरकार जाएगी जी। ये क्लियर है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अभी की जो महाराष्ट्र की स्थिति है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी का बी प्लान भी रेडी है। बी प्लान भी रेडी है, क्या बात। अगर 14 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है तो भी सरकार रहने वाली है, नहीं होता है तो बात ही खत्म जी। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास अगर चला गया तो और टाइम निकल जाएगा, कितना टाइम जाएगा मालूम नहीं। तो इस हिसाब से मेरा वैयक्तिक तो ये है कि इसका असर गवर्नमेंट पर नहीं होने वाला। बिल्कुल, गवर्नमेंट विल बी स्टेबल, विल बी वर्किंग। लेकिन ये जो निर्णय है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। राजनीति के हिसाब से पूरे अपने देश के राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है। बहुत ही कल आने वाले फ्यूचर में अगर इस तरह के मामले होते हैं तो इसके आधार पर काफ़ी जजमेंट हो सकती है। और कैसे रहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी जैसे आपने हम ये मुद्दा हम देख रहे हैं, विषय एक ही है। कपिल सिब्बल जी उस बाजू से बात कर रहे हैं, हरीश साल्वे इस बाजू से बात कर रहे हैं, दोनों की बात सही है। अगर दोनों की बात सही है तो इसमें से नतीजा क्या निकलेगा? तो इसके नतीजा तो वही निकलेगा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ है वो क्या कहता है, बिल्कुल, और उस हिसाब से जजमेंट आएगा। अभी इसमें मैंने जैसे बताया सिर्फ एक हिच है कि अगर ये 5 जजेस का निर्णय है तो उसको अगर टच करना है, उसमें परिवर्तन करना है, कुछ करना है तो हायर बेंच के पास जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत
ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि ये दिस विल गो बिफोर हायर बेंच। काले साहब, एक सवाल और ये है कि हम आपसे एक एज द एडवोकेट पूछता हूँ मैं कि जो जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से जल्दबाजी में जो इस्तीफ़ा दिया जाके राज्यपाल के पास, वो कितना उचित था? क्या अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो कुछ और हो सकता था? आज जो है सिचुएशन कुछ और होती? ज़रूर होती, अलग होती जी। इसका कारण ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन लॉ के हिसाब से जी पार्टी का विप न मानना जी, उस आधार पर एमएलएज हो या कॉर्पोरेटर्स हो या और कोई भी हो, उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं जी। अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ है, इस सिचुएशन में अपने राज्यपाल जब उनका एकनाथ शिंदे अपना गट लेकर हट गए जी, तो राज्यपाल जी ने उस टाइम सीएम उद्धव जी थे, तो उनको कहा कि भाई आप फ्लोर टेस्ट करो, बिल्कुल आपकी मेजॉरिटी प्रूव करो। अगर वो प्रूव करते तो उसकी सरकार बचती, लेकिन दिख रहा था कि प्रूव होना मुमकिन ही नहीं है। फिर उनको फ्लोर टेस्ट के सामने अगर जाते, विप निकालते, अपने शिवसेना के सब एमएलएज, राष्ट्रवादी के एमएलएज, उस आघाड़ी सरकार थी, और कांग्रेस के एमएलएज को विप निकालते, और उस टाइम अगर वोटिंग होता जी, और उस टाइम वोटिंग में अगर एकनाथ शिंदे गुट क्रॉस वोटिंग करता तो उसका इफेक्ट बहुत ही अलग होता। लेकिन उद्धव जी ने इस्तीफ़ा देने के वजह से, फ्लोर टेस्ट को सामने नहीं जाने की वजह से, वो जो बात थी वो बच गए। मतलब शिंदे गट को एडवांटेज मिल गया, ऐसा मैं समझता हूँ। और उस एडवांटेज के वजह से उनको फ्लोर टेस्ट के वक्त क्रॉस वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब उद्धव ठाकरे ने मतलब सिद्ध करने से पहले आपने हार मान ली। हाँ, यस, यही हुआ कि वो फ्लोर टेस्ट को जाने को तैयार नहीं हुए। अभी उसके क्या कारण है वो ही जानते होंगे कि क्यों फ्लोर टेस्ट को नहीं गए। लेकिन वो फ्लोर टेस्ट को अगर जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज का मुद्दा अलग हो जाता, उनको ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के, अभी तो वही मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन मुद्दा तो अभी बाजू में ही है। अभी स्पीकर को पावर्स है कि नहीं है, ये मुद्दा चल रहा है। और वो अगर हायर बेंच के पास जाएगा, 7 जजेस निर्णय लेंगे, फिर उसके बाद चलते रहेगा, तो मुझे लगता है ये टाइम खींचेगा, और टाइम खींचने वाला है। अगर हायर लेवल पे गया सुप्रीम कोर्ट में, और टाइम लगेगा, और बहस होगी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो गया है, और इसका पूरा स्टडी पूरा ये करके उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर निर्णय देगा। इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद काले जी। तो हम यही चर्चा कर रहे थे हमारे मित्र सुभाष काले जी से, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, पॉलिटिकल एडवोकेट हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में युक्तिवाद चल रहा है, जो लगातार चल रहा है 2 दिन 3 दिन से जो चल रहा है, इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा। इसी पर उन्होंने, काले साहब ने बखूबी बताया कि इसका आगे का रास्ता किस तरह का है। तो व्यूअर्स आप भी जान लीजिए कि जो ये मामला जो है 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर 5 बेंच की जजेज जो है, अगर जो भी फैसला सकती है, हायर बेंच में पूरी तरह से इसको ले जा सकता है। मतलब रादर यही बेंच अभी वो निर्णय, अपना निर्णय यही देगा कि भाई हम नहीं निर्णय लेंगे, हायर बेंच को दे देते हैं जी। तो आप क्या मानते हैं इस विषय को आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। हम आपको जो है इस जो सुप्रीम कोर्ट में जो युक्तिवाद चल रही है, इसकी पल पल की खबरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद काले साहब, धन्यवाद, थैंक यू।